डार्विन ने बहुत सारे जो हैं एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से जो हैं फैक्ट्स जो हैं वो पता चलते हैं हमें एम्ब्रियोलॉजी के। कुछ इसमें से ये है कि जो एम्ब्रियो होता है और अडल्ट होता है, इनकी फॉर्म में जो है एक वाज़िह डिफरेंस नज़र आ रहा होता है। दूसरा ये है कि जो सीरियल स्ट्रक्चर्स होती हैं एनिमल्स की, जैसे सेगमेंट्स हैं, लिम्स हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एम्ब्रियो के आइडेंटिकल तकरीबन होते हैं तमाम एम्ब्रियोज़ के। अगर हम देखें जो उनकी स्टार्टिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम सीरियल स्ट्रक्चर का नाम दे रहे होते हैं, तमाम एम्ब्रियोज़ के अंदर क्या होती हैं, सेम नज़र आ रही होती हैं और स्पेशलाइज्ड या डाइवर्ज्ड हो जाती हैं वो एडल्ट्स में जाके। यानी अगर स्टार्टिंग में आप देखें तो ये आपको मुख्तलिफ एनिमल्स के यहाँ पे आपको एम्ब्रियोज़ दिखाए गए हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो इसमें आप देखें कि इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं एम्ब्रियोज़ की, वो आपको एक जैसी नज़र आ रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट वाला जैसे फिश का है, दूसरा सैलमेंडर का है, तीसरा टॉर्टोइस का, चौथा चिक का है, पांचवा सूअर का का है, छठा काफ का है, सातवां जो है रैबिट का है, आठवां ह्यूमन का है। तो आप इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनकी अर्ली स्टेजेस में कि ये किसका एम्ब्रियो है, क्योंकि तमाम एम्ब्रियोज़ की जो बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक जो उनकी मॉर्फोलॉजी है वो एक ही जैसी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज पे आप देखें तो इनके अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो रहे हैं, और थर्ड स्टेज पे आपको वाज़िह तौर पे जो है इनके डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं इनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर। मतलब फिश का एम्ब्रियो बिल्कुल और तरह का है और बाकी एनिमल्स का अगर आप एम्ब्रियोज देखें तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से इनके डिफरेंसेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। तो यानी यही बात यहाँ पे हो रही है एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स में, कि जो एनिमल्स के एम्ब्रियोज होते हैं ना, वो अर्ली स्टेजेस में क्या होते हैं कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो डाइवर्ज हो जाते हैं एडल्ट फॉर्म में जाते हुए। इसी तरह से जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं एक क्लास की, उनके जो एम्ब्रियोज होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं। हालांकि उनके एडल्ट्स को अगर आप देखें तो वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब क्लास में मेलिया है, उसमें आपने देखा कि उसमें जो है वो प्रोटोथीरिया भी आते हैं, मेटाथीरिया भी, यूथीरिया भी हैं, तो लेकिन मैमल्स ही ना सारे। तो मैमल्स के जो एम्ब्रियोज होंगे उनकी अर्ली स्टेजेस बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच कर रही होंगी, और बाद में लेटर स्टेजेस में जाके क्या होगा कि उनके अंदर डिफरेंसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि अर्ली स्टेजेस के अंदर डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रहे थे। इट मीन्स जो सेम क्लास वाले एनिमल्स होंगे उनके एम्ब्रियोज जो होंगे उनके अंदर डिफरेंसेस जो होंगे वो आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, चाहे वो एनिमल्स मुख्तलिफ ही क्यों ना हों। इसी तरह से जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होता है कि वो कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर जो होता है वो अनरिलेटेड होती हैं, जब तक एम्ब्रियोज क्या होता है एक्टिव नहीं हो जाता है। इसी तरह से एम्ब्रियोज जो होते हैं अक्सर क्या होता है कि दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड देन एडल्ट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके एम्ब्रियोज और एडल्ट फॉर्म से भी ज़्यादा जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उसकी एग्जांपल हम देखेंगे टम्बलर पिजन या पैरासाइटिक फॉर्म्स जो होती हैं, उनके एम्ब्रियोज जो होते हैं वो इन लॉज से थोड़ी सी डेविएशन कर रहे होते हैं, जो आपको एम्ब्रियोलॉजी के कुछ फैक्ट्स बताएं। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इन फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल उसमें क्या है कि एडल्ट वेरिएशंस जो होती हैं दे कैन सुपरवीन एट अ रेदर लेटर स्टेज। यानी अब इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट्स में एनिमल्स जब बन जाते हैं तो इनके अंदर चेंजेस जो होती हैं वो तब नज़र आती हैं या तब वो गालिब आती हैं जब एनिमल जो होते हैं वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं, या अडल्ट फीचर्स उनमें फिर बाद में आना शुरू हो जाते हैं। अर्ली एम्ब्रियोज एक जैसे होते हैं, यानी वो जनरल करेक्टर शो करते हैं, जबकि जो लास्ट स्टेज एम्ब्रियोज की होती है, जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाए गए हैं मुख्तलिफ एम्ब्रियोज, तो वो क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते आपको नजर आ रहे होते हैं। दूसरा इसमें देखें कि वेरिएशन जो एडल्ट फीचर्स की होती हैं वो विरासत में मिलती हैं, जिसको हम प्रोजनी में कह सकते हैं कि वो अपने एंसेस्टर से जो है बच्चे हासिल कर रहे होते हैं उन वेरिएशंस को, जो कि लेटर स्टेजेस में जाके एक्सप्रेस होती हैं। इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रिंसिपल अक्सर जो होता है वो मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस नहीं हो रहे होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर जिसमें हम ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते, वो क्या है, टम्बलर पिजन, जो कि स्टम्बलिंग मूवमेंट दे रहा होता है। यानी जब ये पिजन हवा में उड़ता है ना तो इसकी मूवमेंट लड़खड़ाती हुई सी होती है, ये प्रॉपर हवा में एक सही तरीके से नहीं उड़ पा रहा होता, टम्बलर इसकी मूवमेंट जो हो रही आ रही होती है। तो ये डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज से बिल्कुल एक डिफरेंट नजर आ रहा होता है। अब ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये फैक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रीडर्स को अगर हम देखें तो वो एक एडल्ट कैरेक्टर को एनिमल का ले लेते हैं, वो एडल्ट कैरेक्टर की फिर बुनियाद पे क्या करते हैं कि वो जुवेनाइल कैरेक्टर्स को नहीं देख रहे होते, तो वो एडल्ट कैरेक्टर को देखते हुए क्या करते हैं कि एनिमल्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि एडल्ट फॉर्म उनकी कैसी नजर आएगी। इसी तरह से क्या है कि दो जो एनिमल्स अगर होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनमें जो यंग वंस होता है उसकी अगर वराइटीज को हम देखें या पेरेंटल स्टॉक को देखें तो वो बहुत ज्यादा जो होगा वो मैच कर रहे होंगे देन देयर एडल्ट फॉर्म। जो नई वैरायटी होगी ना और जो पेरेंटल स्टॉक होगा वो ज्यादा मैच कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू द एडल्ट फॉर्म ऑफ। तो इस तरह ये भी एक इसके अंदर असूल देखा जा सकता है। और डार्विन जो था इसने एक्स्ट्रापोलेट किया था इसको बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए इसलाह को। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि फोर लिम्स जो होते हैं ना एनिमल्स के, वो हो सकता है कि वो लेग्स बन जाएं, एंसेस्ट्रल स्पीशीज की वो लेग्स होती हों। यानी अगर आप सपोज करें कि हमारे जो फोर लिम्ब है वो क्या है, हमारे बाजू
बाजू हैं, ठीक है। तो हमारे एंसेस्टर्स में भी क्या वो कहता कि शायद हमारे सारे एंसेस्टर्स में वो लेग्स हुआ करती थी, लेकिन वही जो फोर लिम्स हैं अब मुख्तलिफ स्पीशीज में आपको मुख्तलिफ नजर आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपर्स आपको वो नजर आते हैं वेल के केस में, आर्म्स आपको नजर आ रहे होते हैं वो इंसानों के केस में वो आर्म्स में कन्वर्ट हो गए, बर्ड्स के केस में वो विंग्स बन गए, हैं फोर लिम्स ही, लेकिन फोर लिम्स मुख्तलिफ शक्लों उन्होंने इख्तियार कर ली हैं लेटर स्टेजेस में जाकर डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की जब लेटर स्टेजेस आई, ठीक है। तो इस तरह के भी इसमें जो है रूल्स देखे जा सकते हैं, इसको हम बड़े लेवल पे भी यानी कि इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई। अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे वेरिएशंस जो होती हैं वो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में होती हैं और नए बेसिक पैटर्न्स बॉडी के जो है पैदा होते हैं। जैसे टम्बलर पिजन मैंने आपको एग्जांपल बताई कि उसके जो स्टम्बलिंग मूवमेंट होती है वो उड़ भी ऐसे रहा होता है, पिजन जैसे पता नहीं क्या है या किस तरह का है, हवा में लड़खड़ाता हुआ सा वो उड़ा होता है, इसलिए उसको टम्बलर पिजन कहा जाता है। टम्बलर मीन लड़खड़ाने की मूवमेंट देना या इस तरह का। तो अक्सर केसेस में जो वेरिएशन आती है बिल्कुल और तरह की होती हैं। अब ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है ना स्टूडेंट, ये 4 तरह के आप पढ़ेंगे, इनके आगे फीचर्स भी अब हम देखेंगे। तो वॉन बायर एक साइंटिस्ट था, सबसे पहले इसने क्या किया था, बहुत सारे एनिमल्स की ना जो है एम्ब्रियोज को इसने स्टडी किया था, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। यानी जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी उसका फादर अर्नेस्ट वॉन बायर को माना जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे अर्नेस्ट जो है वो हैकल, उसको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अब इसने क्या किया था, इसने फिश के, फ्रॉग के, टॉर्टॉइस के, पिजन के या चिंपैंजी और मैन के एम्ब्रियोज को जब स्टडी किया तो इसने देखा कि ये एम्ब्रियोज जो थे ये सारे के सारे एनिमल्स के जो अर्ली स्टेजेस में थे बहुत ज्यादा मैच कर रहे होते थे। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको ये दिखाया कि ये फिश है, सलमेंडर है, टॉर्टॉइस है, चिक है, हॉग है, काफ है, रैबिट और ह्यूमन वगैरह के एम्ब्रियोज हैं। तो ये अर्ली स्टेजेस में देखें तो आपको सारे एम्ब्रियोज एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन लेटर स्टेजेस में जाके एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो गए। तो इसने इन्हीं असूलों को देखते हुए 4 अपने प्रिंसिपल्स बनाए थे, वो 4 प्रिंसिपल्स यहाँ पे आपको लिखे नजर आ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो इसमें इसने ये कहा था कि जो फाइनल स्टेजेस एनिमल्स की होती हैं ना वो जो होती हैं वो इनको स्पेशलाइज कैरेक्टर लेके आती हैं, लेकिन जो अर्ली एम्ब्रियोज की सिमिलैरिटी है ना वो ये बताती है कि इन एनिमल्स के एंसेस्टर्स क्या थे, कॉमन थे। यानी ये जो सारे एनिमल्स के आपको अर्ली एम्ब्रियोज एक जैसे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सारे एनिमल्स के जो एंसेस्टर्स होंगे वो क्या थे, एक जैसे हुआ करते थे, जहां से ये इनकी एवोल्यूशन हुई है। तो इस तरह से वो एवोल्यूशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा होता था। अब उसने कहा कि जनरल कैरेक्टर जो होते हैं ना तमाम एम्ब्रियोज के, वो क्या होता है, वो अर्ली एम्ब्रियोज के अंदर जो होता है अपीयर हो रहे होते हैं। यानी जो बिल्कुल बेसिक फीचर होंगे एनिमल्स के जो सारे शेयर कर रहे हैं, जनरल कैरेक्टर जो होते हैं वो अर्ली एम्ब्रियोज में शो होते हैं। जैसे ये अर्ली एम्ब्रियोज आप देख रहे हैं तो सब जनरल कैरेक्टर शो कर रहे हैं, इसलिए आप अर्ली एम्ब्रियोज में किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये चिक का है या डक का या ह्यूमन बीइंग का या किसका है, हॉग का है, तो आपको सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरा कैरेक्टर इसका फीचर क्या था, बेस एम्ब्रियोलॉजिकल प्रिंसिपल में इसने क्या कहा कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये लास्ट एम्ब्रियोज में आते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो जब थर्ड स्टेज एम्ब्रियो की आप देख रहे हैं फाइनल स्टेज से पहले पहले, तो उसमें आप देखें कि एम्ब्रियोज के जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स अपीयर होना शुरू हो गए। मतलब इनके देखें आप यहाँ पे जो फिशेज हैं उनके अंदर आपको गिल्स नजर आ रहे हैं, उसके फ्लिपर्स बन गए, जबकि टोर्टोइस का और तरह का पेरेंट्स है, चिक का और तरह का, हॉग का, काफ का, रैबिट का, ह्यूमन का और तरह का है। अर्ली स्टेजेस सबकी एक जैसी आपको नजर आ रही है, तो ये वाला इसका फीचर है। तीसरा उसने कहा कि जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होंगे उनके एम्ब्रियोज क्या होंगे, वो बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे होंगे, और इवन के उनके एम्ब्रियोज होंगे उनके अंदर डिफरेंसेस भी अगर आप एंड पे भी देखेंगे जाके तो इतने ज्यादा नहीं होंगे। मतलब उनकी लास्ट स्टेज पे भी एम्ब्रियोज एक जैसे ही नजर आ रहे होंगे, जो एक जैसी क्लास से बिलोंग करते होंगे या जो एक ही जगह पे एनिमल्स को रखा गया होगा या जो बहुत ज्यादा मैच करते होंगे, जिनके एंसेस्टर सेम होंगे। चौथा इसका पॉइंट था कि एम्ब्रियोज जो एक ऑर्गेनिज्म के होते हैं वो उसके जो होता है वो एम्ब्रियो से किससे मिल रहे होते हैं, वो उसके एडल्ट से नहीं मिलते बल्कि वो उसके एंसेस्टर से मैच करते हैं। किसी भी एनिमल के जो एम्ब्रियोज होते हैं वो उसकी एडल्ट फॉर्म से नहीं मैच कर रहे होते कि उसके एडल्ट जिस तरह नजर आते हैं, बल्कि वो किस चीज को शो कर रहे होते हैं, उसके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को बता रहे होते हैं कि उसके एंसेस्टर्स कैसे थे या कहाँ से इवॉल्व हुए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आपको ये तमाम एम्ब्रियो स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं तमाम स्पीशीज के। अब इसमें देखें ये वाला जो एम्ब्रियोज हैं, अब यहाँ पे आपको एक फिश का एम्ब्रियो दिखाया गया है, एक रेप्टाइल का, एक बर्ड का और एक ह्यूमन का। अब सब के अंदर देखें आप गिल स्लिट्स बनती हैं। अब आपको पता गिल स्लिट्स का फंक्शन क्या, गिल्स किन के अंदर पाई जाती हैं, फिश के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्यों गिल स्लिट्स बन रही हैं भाई, या बर्ड्स के अंदर क्यों बन रही हैं, हालांकि हमारे अंदर तो गिल स्लिट्स का कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। हमारी एडल्ट बॉडी के अंदर भी आप देख लें तो कहीं पे भी गिल स्लिट आपको नजर नहीं आ रही। तो इट मीन्स के जो हमारे अर्लियर स्टेजेस में, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो हमारे कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे होते हैं ना, वो किस चीज को शो कर रहे होते हैं, हमारी कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहे होते हैं। यानी एम्ब्रियोज के जो अर्ली फीचर्स होते हैं ना, जो उसके शुरू शुरू में बनते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं, वो उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को शो कर रहे होते हैं कि इसके एंसेस्टर्स क्या थे, और वो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर अपीयर होकर खत्म हो जाते हैं। अब उनकी एग्जाम्पल जो थी, इनकी एग्जाम्पल्स जो थी वो बायोजेनेटिक लॉ में एक्सप्लेन की गई हैं। अभी अर्नेस्ट हैकल था, इसने बायोजेनेटिक लॉ को एक्सप्लेन किया और इसने एक लॉ बनाया था जिसको रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी पहले कहा जाता था। अब बायोजेनेटिक लॉ आपको
पता है ला कोई भी ऐसी चीज़ होती है साइंटिफिक लिटरेचर में जो कि यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी थ्योरी जिसको जो है बार-बार प्रूव करने के बाद जो है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एक लॉ का दर्जा इख्तियार कर लेती है। तो ये बायोजेनेटिक लॉ है अर्नेस्ट हैकेल का, ठीक है, बन चुका हुआ, पहले ये रिकैपिचुलेशन थ्योरी हुआ करती थी। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं, वो दोनों पॉइंट्स को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 डेफिनेशंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ओंटोजेनी है, दूसरी फाइलोजेनी। अब ओंटोजेनी क्या है कि किसी भी एनिमल के जो एम्ब्रियोज की सीक्वेंस है, मतलब आप सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ, इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ। आपको यहाँ से ज़्यादा बेहतर समझ इसकी आ जाएगी इन पॉइंट्स की। ये देखिए अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम है, तो ये फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। ओंटोजेनी क्या है कि किसी भी एनिमल की जो आप मतलब जो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती हैं वो उसकी बता रहे होते हैं, तो वो उसकी ओंटोजेनी में आ जाती है। जबकि फाइलोजेनी क्या है कि एनिमल्स की आप जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसमें बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ओंटोजेनी क्या है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो भी एम्ब्रियोज की होती है, एम्ब्रियो से लेकर एडल्ट तक, यानी जो एनिमल की डेवलपमेंट है ना, कि उसका एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो से आगे वो जो है उसका जी फीटस बना, फिर फीटस से एडल्ट बनने तक की जितनी भी उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी उसको आप क्या कहते हैं, ओंटोजेनी का नाम दे रहे होते हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि फाइलोजेनी है। तो फाइलोजेनी क्या है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आप जो एनिमल्स की बता रहे होते हैं वो उसकी फाइलोजेनी है। अब इसने बायोजेनेटिक लॉ में कहा था, इसके 2 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे दी गई। एक तो ये स्टेटमेंट है कि एवरी ऑर्गेनिज्म रिकैपिचुलेट्स इट्स एंसेस्टर थ्रू द एम्ब्रियोज, मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने एंसेस्टर्स की हिस्ट्री को रिपीट कर रहा होता है। रिकैपिचुलेशन मींस रिपीट करना, कि जो भी एनिमल होगा वो अपने एंसेस्ट्रल हिस्ट्री दिखा रहा होता है अपने एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के थ्रू। तो दूसरे वर्ड्स में इसने इसको ऐसे डिफाइन किया था कि द ओंटोजेनी ऑफ एन इंडिविजुअल रिपीट्स या रिकैपिचुलेट्स इट्स फाइलोजेनी। अब ओंटोजेनी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एनिमल की पूरी लाइफ हिस्ट्री, यानी उसके एम्ब्रियो बनने से लेके उसके अडल्ट फॉर्म तक जाने तक जितनी भी स्टेजेस आती हैं उसकी ओंटोजेनी है, ठीक है। और फाइलोजेनी क्या है कि उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, के उसके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जो बताई जाती है कि कहाँ से वो इवॉल्व हो क्या है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ओंटोजेनी यानी कि उसकी जो एनिमल की डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, मतलब उसके एग से लेके उसके एडल्ट फॉर्म तक बनने तक की, वो सारी की सारी इंडिविजुअल की रिपीट कर रही होती है किसको, उसकी फाइलोजेनी को, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जांपल एक दिखाई है, ये वाली, कि देखें ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं एनिमल की, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आप देखें तो तमाम एनिमल्स जैसे ये देख रहे हैं आप, वर्टिब्रेट्स, इसमें फिश है, रेप्टाइल, बर्ड, ह्यूमन है, तो सबके अंदर ये गिल स्लिट्स बन रहे हैं। लेकिन बाद में जो है रेप्टाइल, बर्ड और ह्यूमन में गिल स्लिट्स वगैरह जो है वो तकरीबन डिसअपीयर हो जाते हैं, खासतौर पे ह्यूमन बीइंग्स में। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्यों बनते हैं, ये उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हैं, यानी उसकी ओंटोजेनी जो है वो रिकैपिचुलेट कर रही है इट्स फाइलोजेनी। इसको कहते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ। तो ये अर्नेस्ट हैकेल का बनाया हुआ लॉ है, इसमें बहुत सारी हम एग्जांपल्स भी इसकी देखेंगे। तो अर्नेस्ट हैकेल को इसीलिए फिर फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी का बाप कहा जाता है। और वॉन बायर जो है इसको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, कि जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की बुनियाद जिस बंदे ने रखी थी वो वॉन बायर था, ठीक है। तो ये बायोजेनेटिक लॉ है जिसमें ओंटोजेनी जो है वो फाइलोजेनी को रिपीट कर रही होती है। सिंपली ये इसका डेफिनेशन, कि ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स इट्स फाइलोजेनी। अब इसमें बायोजेनेटिक लॉ की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आप देखें अगर स्टूडेंट्स, तो टैडपोल लार्वा फ्रॉग का देख सकते हैं। आपने एनिमल डाइवर्सिटी 2 में स्टूडेंट टैडपोल लार्वा की यानी कि फ्रॉग की आपने देखी थी लाइफ साइकिल, के उसमें आपने देखा था कि फ्रॉग के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस आ रही होती हैं। पहले उसमें एग है, फिर एग से वो जो है उसका वो टैडपोल लार्वा बनता है, फिर उससे एडल्ट फ्रॉग बन रहा होता है। तो अब इसमें देखें अगर आप, तो एग से ये टैडपोल लार्वा जो बनता है फ्रॉग का, क्या इसकी शक्ल इससे नहीं मैच कर रही होती फिश की तरह, ऐसा नहीं नजर आ रहा होता। तो अब इसकी टैडपोल लार्वा जो है इसकी मॉर्फोलॉजी फिश जैसी, इसके गिल्स भी होते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसके गिल खत्म हो जाते हैं, लंग्स इसमें डेवलप हो जाते हैं, लेकिन गिल्स तो बनते हैं ना। अब ये जो इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, यानी इसकी जो ये लार्वल स्टेजेस हैं, जो टैडपोल लार्वल स्टेजेस हैं, ये शो करती हैं कि इसके एंसेस्टर क्या थे फ्रॉग के, ये उसके एंसेस्टर क्या थे, फिशिस थे। क्योंकि इसके अंदर अभी भी स्टिल जो है वो गिल्स बनती हैं इसकी जो है वो लार्वल स्टेजेस के अंदर। तो ये बायोजेनेटिक लॉ को एक्सप्लेन करती है बात। अब टैडपोल लार्वा जो फिश का होता है वो इंटरनली देखें या एक्सटर्नली देखें फिश से मैच कर रहा होता है। इसके अंदर दो खानों वाला हार्ट होता है। अब आपको पता है फिश में भी 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो इसमें भी 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर रहा होता है फिश की तरह। अब लेटर स्टेजेस में फिर क्या होता है, टैडपोल लार्वा जो होता है इसकी मेटामॉर्फोसिस होती है और ये अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रॉग ने क्या किया, इसने रिकैपिचुलेट किया अपने क्लोजेस्ट एंसेस्टर को, फिश को, थ्रू द टैडपोल लार्वा। यानी इसने क्या किया है अपने लार्वल स्टेजेस में उस अपने जो क्लोजेस्ट इसका रिलेटिव था उसको रिकैपिचुलेट किया, उसको रिपीट किया अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, क्योंकि इसके एंसेस्टर क्या थे, फिशेस हुआ करते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉग की एवोल्यूशन कहाँ से हुई है, फिश से हुई है।
अब दूसरी इसमें जो एग्जांपल है वो है कैटरपिलर लार्वा ऑफ बटरफ्लाई। अगर आप तितली के यानी कि आप डेवलपमेंट देखें तो आप देखते हैं ना कि जो है इंसेक्ट्स की मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ी हुई है। तो आपने इसमें देखा है कि उसमें दो तरह की मेटामॉर्फोसिस हुआ करती थी, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती थी और एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर इसमें देखें तो ये आपको एक डायग्राम से समझाया गया है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का डिफरेंस। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो मेटामॉर्फोसिस दो तरह की आपको नजर आ रही है, एक होलो मेटाबोलस और एक हेमी मेटाबोलस। होलो मेटाबोलस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है जिसमें एग से लार्वा बना, लार्वा से पीपा और पीपा से एडल्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है जो बटरफ्लाई एग्जिबिट करती है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इसको देखें जो है ये आपको एक निम्फ नजर आ रहा है उसके छोटी सी यानी अर्लियर स्टेजेस में, और एडल्ट उससे बना है, मतलब इसमें कोई भी प्यूपा स्टेज नहीं है और कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है। इस एग से यंग निम्फ बना, फिर लेटर निम्फ बना, फिर एडल्ट बना। यानी ये कॉकरोचेस के केस में आप देखें तो इनमें कोई भी इस तरह स्टेजेस नहीं आ रही होती कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की तरह। तो ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है जो कि कॉकरोच शो करते हैं। अब कंप्लीट में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लार्वा आपको ये नजर आ रहा है, क्या इसकी बॉडी एनालिड से नहीं मैच करी? फाइलम एनालिडा को आप देखें तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, उनकी बॉडी कितनेदार होती है, वो मेटामेरिज्म को शो कर रहे होते हैं। तो ये मेटामेरिक बॉडी है लार्वे की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका लार्वा स्टेज है ना, लार्वा स्टेज, वो इंडिकेट कर रही है कि बटरफ्लाई के एंसेस्टर्स क्या होते थे? एनालिड्स हुआ करते थे सिंपली। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे आपको समझाई गई कि बटरफ्लाई के एंसेस्टर्स क्या थे? वो एनालिड हुआ करते थे। तो इस तरह से जो कैटरपिलर लार्वा है बटरफ्लाई का, वो एनालिड से रिजेंबल करता है। तो बटरफ्लाई ने रिकैपिचुलेट किया यानी रिपीट किया है अपने क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स को थ्रू इट्स लार्वा स्टेजेस। ठीक है, तो कैटरपिलर लार्वा उसने बनाया है जो तो क्लोजेस्ट एंसेस्टर को शो कर रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बटरफ्लाई जो है इसकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई है? फाइलम एनालिडा के मेंबर से हुई है, यानी फाइलम एनालिडा से ये इवॉल्व होके आई। अब ये वही स्टूडेंट जो आपको भी मैं बता रहा था कि जो आपने एम्ब्रियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स 4 पढ़े, उसमें ये था ना कि जनरल कैरेक्टर अपीयर इन अर्ली एम्ब्रियोज। तो तमाम एम्ब्रियोज देखें आप, उनके जो हैं वो अर्लियर स्टेजेस में जनरल कैरेक्टर सबके सेम एक जैसे नजर आ रहे हैं। जबकि सेकंड स्टेज में देखें वो थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हो गई एनिमल्स की, और थर्ड स्टेज पे आपको सब एनिमल्स के एम्ब्रियोज को आप डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि कौन सा जो है एम्ब्रियो किस एनिमल का हो सकता है। लेकिन अर्लियर स्टेजेस में, फर्स्ट स्टेज में आपको कोई भी डिफरेंशिएशन इनकी नहीं हो पा रही थी। अब तीसरी जो बायोजेनेटिक लॉ की एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपके सामने है, वो है एम्ब्रियोज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। तो अगर हम बर्ड्स या मैमल्स के भी एम्ब्रियोज को देखें, इवन ह्यूमन बींग्स हैं या बर्ड्स हैं, तो हमारे अंदर जो हमारा हार्ट होता है वो भी दो चैम्बर्ड वाला पहले होता है, यानी पहले दो खानों वाला दिल बनता है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं, फिर तीन चैम्बर्ड वाला बनता है। आपको पता दो चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश में, तीन चैम्बर्ड वाला फिर बनता है, ठीक है ना, जैसे एम्फीबियंस का है। उसके बाद फिर इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड बनता है, और मुकम्मल तौर पर फिर कम्प्लीटली पार्टीशन फोर चैम्बर्ड हार्ट बाद में जाके बनता है। तो ये शो करता है कि बर्ड्स और मैमल्स जो है ना, ये किसको रिकैपिचुलेट कर रहे हैं? अपने हार्ट को भी इवन रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, यानी अपनी डेवलपमेंटल हिस्ट्री में बताते हैं कि इनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई, फिशिस से हुई। इसी तरह से अगर लाइकवाइज हम देखें रिकैपिचुलेशन जो होती है ये ब्रेन की डेवलपमेंट में भी ऑब्जर्व की जा सकती है, एओर्टिक आर्चीज में भी, किडनीज में भी। क्योंकि किडनी भी जब हमारे अंदर डेवलप होता है तो पहले वो क्या होता है, किडनी आपने देखा ना तीन तरह के होते थे, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी। तो किडनी भी सबसे पहले सिंपलेस्ट किडनी हमारे अंदर डेवलप होता है, उसके बाद जाके जो होता है वो मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक किडनी हमारे अंदर जो होता है वो फिर आके कंप्लीट किडनी डेवलप हो रहा होता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या सजेस्ट करते हैं कि किडनी क्यों स्टार्ट वाले बेसिक किडनी से शुरू होता है बनना, तो वो इंडिकेट करता है कि हमारे एंसेस्टर्स क्या थे। अब चौथी इसने जो बायोजेनेटिक लॉ में एग्जांपल दी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो है टेम्पररी एम्ब्रियोनिक नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स। यानी हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में अक्सर क्या होता है, ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन एक आप टर्म पढ़ते आए हैं, तो वैसे ही एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ आर्जी तौर पे ऐसे एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जो बाद में जाके खत्म हो जाते हैं, लेकिन बनते जरूर हैं। जैसे अभी आपको मैं गिल स्लिट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स दिखा रहा था, तो ये टेम्पररी एम्ब्रियोनिक वेस्टिजियल ऑर्गन है ना जो हमारे तमाम एनिमल्स के अंदर बनता है वर्टिब्रेट्स में, और गिल स्लिट्स का हमारे अंदर कोई प्रोबेबल फंक्शन नहीं है, लेकिन हमारे एम्ब्रियोज में जरूर बनता है। फिश के अंदर तो ये गिल स्लिट्स गिल्स में डेवलप हो जाते हैं जहाँ से फिश रेस्पिरेशन कर रही होती है, लेकिन हमारे अंदर तो लंग्स होते हैं, हमारे अंदर तो गिल स्लिट्स का इतना फंक्शन है ही नहीं है, लेकिन बनते जरूर हैं तमाम एनिमल्स के एम्ब्रियोज में। तो ये इनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को शो कर रहे होते हैं, तो उसने कहा। तो एम्ब्रियोज जो होते हैं इनमें कुछ टेम्पररी एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स बनते हैं, ये जो होते हैं इनके एंसेस्ट्रल लाइफ के अंदर पाए जाते थे, लेकिन अब जो है हमारे एडल्ट फॉर्म में एब्सेंट है, लेकिन हमारे एम्ब्रियोज में अभी भी स्टिल बन रहे हैं। ये हमारे एंसेस्टर्स में यानी वो कहते हुआ करते थे। तो ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है टेम्पररी एम्ब्रियोनिक वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन, लेकिन एम्ब्रियोनिक हैं, जो आर्जी तौर पे बनते हैं, और फिर बाद में जब हम एम्ब्रियो से एडल्ट फॉर्म में जाते हैं तो हमारे अंदर
ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ टेम्पररी एम्ब्रियोनिक वेस्टिजियल ऑर्गन्स अगर हम यहाँ पे उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब गिल स्लिट्स का बनना एम्ब्रियोज में रेप्टाइल के, बर्ड्स के या मैमल्स के, तो ये क्या है, ये एक मतलब टेम्पररी एम्ब्रियोनिक वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि बाद में जाके क्या होता है कि ये गिल स्लिट्स जो बन रहे होते हैं ये हमारे अंदर क्या करते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, जबकि फिश के अंदर ये रिटेन करते हैं। यानी फिश की थ्रू आउट लाइफ जो होता है वो गिल स्लिट्स रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जाके ख़त्म हो जाते हैं जब हम एडल्ट लाइफ की तरफ जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से। इसी तरह से जो टीथ बनते हैं पिजन्स में या वेल्स में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अगर आप देखें तो पिजन्स में भी यानी कबूतरों में या वेल के अंदर जो होता है मुंह के अंदर दांत बनते हैं, फिर बाद में वो खत्म हो जाते हैं। तो इसका इंडिकेशन क्या है कि जो ये पिजन्स हैं इनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई, रेप्टाइल से हुई। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको रेप्टाइल में एक फॉसल दिखाया हुआ है आर्कियोप्टेरिक्स का, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसल अगर आप देखें तो वो बिल्कुल जो है वो रेप्टिलियन फीचर भी शो करता है और बर्ड लाइक फीचर भी शो कर रहा होता है, ये वाला फॉसल जो साइंटिस्ट ने जिसको कलेक्ट किया था, ठीक है। तो अब इसके मुंह में दांत होते थे, यानी ये डायनासोर की तरह का नजर आने वाला बर्ड था जिसके मुंह में दांत थे और बीक नहीं थी। आप आजकल के मॉडर्न बर्ड्स देखें तो इनमें बीक होती है, इसमें इनके मुंह में दांत नहीं होते। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो दांत होते हैं रेप्टाइल्स के मुंह में, आपको पता है डायनासोर में, छिपकलियों में, हर एक मुंह में आप दांत देख सकते हैं। तो बर्ड्स की एवोल्यूशन कहाँ से हुई है, रेप्टाइल से हुई, क्योंकि रेप्टाइल से आगे बर्ड्स बर्ड्स का ग्रुप बनता है वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो ये अपने जो है ना यानी कि एंसेस्टर्स को शो कर रहे होते हैं कि इनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई है। इसी तरह से जो लिम्स बनते हैं एम्ब्रियोज में स्नेक्स के, ये भी इंडिकेट करते हैं कि स्नेक्स जो थे इनके एंसेस्टर्स जो थे, अब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखें स्नेक्स में लिम्स बनते हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी जो नीचे लेग्स होती हैं वो बन रही होती हैं, लेकिन बाद में वो खत्म हो जाती हैं। तो इसका इंडिकेशन क्या है कि स्नेक्स के एंसेस्टर जो थे इनकी लेग्स हुआ करती थी, और अभी भी वहाँ पे स्टिल उनके देखें निशान नजर आते हैं लेग्स के, कि यहाँ पे लेग्स होती होंगी शायद, अभी भी वहाँ पे उनके ना स्पॉट से बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्नेक्स के जो एंसेस्टर्स थे वो वॉक किया करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ है कि वो छुपना शुरू हो गए प्रेडेटर से बचने के लिए चट्टानों के अंदर या किसी और जगह में। तो उनके वो लिम्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, डीजनरेट कर गए, उन्होंने इनको कम इस्तेमाल किया। जैसे आप लामार के नजरिए में पढ़ते थे ना, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स, कि जिनको ज्यादा यूज नहीं किया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट कर जाते हैं ओवर जनरेशन। तो इस तरह से फिर वो उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि वो उनके जो लिम्स थे उन्होंने उसको कम इस्तेमाल किया प्रेडेटर से बचने के लिए, वो क्रेविसीज में या दराड़ों में छुपने लग गए। तो इसी वजह से उनके जो लिम्स हैं वो खत्म हो गए हुए, लेकिन अभी भी उनके एंसेस्ट्रल जो हैं मतलब वो जो है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को शो करने के लिए क्या होता है कि स्नेक्स के एम्ब्रियोज के अंदर अभी भी स्टिल जो है वो लिम्स की फॉर्मेशन होती जरूर है, फिर बाद में वो खत्म हो जाती है। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं टेम्पररी एम्ब्रियोनिक वेस्टिजियल ऑर्गन्स की यहाँ पे, ठीक है। तो ये था जी बायोजेनेटिक लॉ, और ये थे जी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स जी। सर किसी का ये कोई जो क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी सर, ये जो कौवा है क्राउ, इसके बारे में भी काफी कहा जाता है कि ये डायनासोर के साथ मिलता है। ऑब्वियसली बर्ड सारे ही डायनासोर से ही इनकी चूंकि एवोल्यूशन हुई है, इसलिए हम कहते हैं ना कि जो डायनासोर्स हैं ये बर्ड्स जो हैं इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है। बर्ड्स के लिए एक टर्म यूज होती है अच्छी बुक्स में, जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं उन पे चैप्टर पे आप सबसे ऊपर देखेंगे बड़ा सा लिखा होता है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, यानी तरक्की याफ्ता रेप्टाइल्स हैं। जितने भी बर्ड्स हैं ये रेप्टाइल्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म माने जाते हैं, क्योंकि ये रेप्टाइल से बहुत